क्या सराहियां थी कि मिनी बजट आएगा, मजीद सख्त शराइत IMF की आएंगी, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। अब वेल डन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर टीम। ये बताएं, बहुत से ऐसे शुबे हैं जिसमें काम करने की अब भी जरूरत है। ज़राअत की बात करें, कपास की पैदावार कम हुई, गंदम की पैदावार गुज़श्ता साल की निस्बत कम होगी। हमारा असल चैलेंज अब आगे ग्रोथ है, शरह तरक्की है। उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है और कितने आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम ग्रोथ अचीव कर लेंगे? आदिल साहब, गुजारिश ये है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कम से कम इस चीज़ को एक्नॉलेज तो किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस मुश्किल मराहिल से पाकिस्तान को निकाला है और आज यहाँ पे इस्तेहकाम जो है वो जड़ पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरक्की, और मैं खाली आपको गुजारिश ये करूँगा कि हमें तरक्की नहीं, हमें उस तरक्की की जो क्वालिटी है, ग्रोथ की जो क्वालिटी है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से अब ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो ग्रोथ के भाषण के अंदर ना, हमने ये पिछले 70 साल में देखा है कि हम 6 महीने दौड़ते हैं और उसके बाद अपने मुंह के ऊपर गिर जाते हैं एंड देन वी एंड अप इन अ प्रैक्टिकली वर्स्ट पोजीशन देन वेयर वी वर। तो हमें इस तरक्की को, जिसकी तलाश आज होनी चाहिए, वो एक जामे और एक पायदार तरक्की की तरफ जाना है। तो ये गुजारिश आपसे करूंगा। और जितनी मईशत मैं जानता हूं उसके अंदर ये जो तरक्की का सफ़र, जो जामे तरक्की का सफ़र है ना, ये आपको इस्लाहात के ज़रिए ही आपको गुजरना पड़ेगा और हासिल करना पड़ेगा। और इसके अंदर पहला जो आपका जो स्टॉप होगा वो आपका इस्तेहकाम हासिल करना होगा। तो अभी हमने आधा काम किया है। अब यहाँ से इस्लाहात के ज़रिए आपको वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जो आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के अंदर रिजल्ट करते हैं, जब आप अपना एक्सेलरेटर के ऊपर पैर दबाते हैं, उन शोबों के अंदर इस्लाहात लानी होंगी। उसके लिए आप जानते हैं कि पूरा जो होम ग्रोन एजेंडा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तरतीब दिया था, उसके अंदर सेक्टोरल प्लान्स भी बने हुए हैं और हर सेक्टर के अंदर कौन कौन से आपको फैसले करने हैं जिससे आपकी ये बंदिशें दूर होंगी। अब उसके ऊपर हमें अमल करने की जरूरत है। आदिल साहब, एक बड़ा मामला बिजली की कीमतों में कमी का है। आपने हमारे शो में कहा था कि जल्द वज़ीर आज़म साहब खुशखबरी देंगे, लेकिन बाद में पता चला शायद IMF जो है वो कन्विंस नहीं था, फिर वो पोस्टपोन हुआ मामला। अब पावर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हम रिलीफ देंगे। आज की खबर यह है कि ₹1 फी यूनिट आप देंगे, लेकिन आप जिस जानिब इशारा कर रहे थे वो 6 से 7 रुपए फी यूनिट था। क्या अपडेट है, कितना रिलीफ हम एक्सपेक्ट करें अवाम? आदिल साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? जो मैंने आपके प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट दी थी, जो बात की थी, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूं। चंद दिनों के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो मायशी टीम है वो ये समझती है कि अगर हमने पायदार तरक्की की तरफ जाना है तो बिजली की जो कीमत की रुकावट है उसको हमें दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आप जानते हैं हमने बेपनाह किस्म के इंटरवेंशंस भी किए हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का फ़ैसला हो, चाहे IPPs के साथ निगोशिएशंस का मामला हो, चाहे इस किस्म के आपने जो गवर्नेंस के ज़रिए, जो बेहतर रिफॉर्म्स के ज़रिए आपने चीज़ें हासिल करनी हो, आपने उसके ऊपर पेशरफ्त की है। तो अनकरीब मैं अपनी आपको स्टेटमेंट दोहराता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अच्छी खबर आवाम को देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है हमारी मईशत के अंदर, हमारी सोशल फैब्रिक के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आप खैरियत की उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। मलिके, अभी तक तो आपने जो कहा है तकरीबन उसी तरह हुआ। मैं यही रिकन्फर्म करवाना चाहता था कि क्या ये रिलीफ जो है ये पीनट्स में होंगे, यानी ₹1 तक होगा, या 6 से 7 रुपए फी यूनिट होगा? देखें, अब मुझे नहीं पता, अगर मेरी आप जैसी 20-25 लाख रुपए की तनख्वाह हो तो मेरे लिए शायद चंद रुपए की कोई अहमियत ना हो, पर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खातिर ख्वाह रिडक्शन होगी, अच्छी रिडक्शन होगी, जो हमारी मईशत के अंदर और हमारे जो एक्सपोर्टर के लिए जो उसकी जो कंपेटिटिवनेस को रिस्टोर करने के लिए एक मेरे ख्याल से अच्छी पेशरफ्त होगी। तो अब मुझे नहीं पता अच्छी और बुरी का क्या मतलब है, पर आपको सब्सटेंशियल रिलीफ नज़र आएगी।
एंड इंशाल्लाह ताला दिस विल लीड अप टू बेटर टाइम्स जो आपके पास उसके बाद पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इन फैसलों के नीचे हासिल कर सके। चले अली साहब, बार बार लाखों का जिक्र करके सैलरी का लोगों को हमारे पीछे ना पड़वाएं, लेकिन हमारा मकसद तो ऑब्वियसली रिलीफ आपसे सुनना है। एक अहम मामला नेट मीटरिंग और सोलर की जो हमारी पॉलिसी थी, ऐलान ये हुआ 27 रुपए जो यूनिट का रेट था वो अब 10 रुपए में आप खरीदेंगे, लेकिन वजीर आजम ने दोबारा से उस पॉलिसी को अब रिवाइज करने का कहा है। तजब्जुब का शिकार क्यों हमें दिख रही है हुकूमत इस पॉलिसी पर? वेयर डू वी स्टैंड एज वी स्पीक राइट नाउ? आदिल साहब गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि क्योंकि चंद क्वार्टर्स से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही थी कि हम इस चीज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर लें। अब जहाँ तक सोलराइजेशन का मामला है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत इज़ कमिटेड टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन ये इंडक्टिंग रिन्यूएबल पावर इनटू आवर सिस्टम। पहली बात तो ये तय कर लें। अब उसके बाद हमारी जब ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी पहले आई, जिसके तहत ये 2.5-3 लाख कनेक्शन नेट मीटरिंग के ग्रांट हुए, उस वक्त आपकी जो पावर लैंडस्केप है उसकी कुछ और हकीकतें थी। उस वक्त सोलर पैनल इतने सस्ते नहीं थे। उस वक्त कोई वजीर आजम जो खातिर ख्वाह बिजली की कीमत को कम करने नहीं जा रहा था, उस वक्त आपके पास इतनी सरप्लस बिजली मौजूद नहीं थी। तो आज इन जो नई हकीकतों को देखते हुए अगर आप सोलराइजेशन के जो इंसेंटिव्स हैं उनको अगर आप थोड़ा सा रद्दोबदल करते हैं और पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ओन करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एंटी सोलराइजेशन है और आप किसी चीज़ के खिलाफ आपने कोई जहाद शुरू कर दिया है। हमें एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर पाकिस्तान और रियासत के इदारों के मफाद के अंदर जो रास्ता है उसको तय करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर सबको चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी बेहतर फैसला आएगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने कभी बाकी जमातों की तरह सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए रियासत के मफादात के साथ खिलवाड़ नहीं किया। जो रियासत के मफाद में होगा, आपका ये भाई अपने लीडर शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर उसके लिए आवाज उठाता रहेगा। थोड़ी सी गुंजाइश दें, इसको एक दफा रिव्यू और ये जो कंसल्टेशन का साइकिल दोबारा चल रहा है ये कंक्लूड हो जाए। मेरी राय वही है जो मैंने आपके सामने पेश की थी और मैं यही वजीर आज़म। अच्छा, मैं अली परवेज साहब एक सवाल आपके सामने रखूंगा, एक रियलिस्टिक जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो मेहनत एक साल में हुई उसके हमें असरात भी नजर आ रहे हैं, समरात भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ को अब अचीव करने के लिए आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे जो बजट आ रहा है जून में, आपकी नजर में चैलेंजेस क्या हैं जो आपको ओवरकम करने हैं? देखें, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मैं इस हद तक कहूंगा अभी तो आसान वाला मरहला हमने तय किया है। स्टेबलाइजेशन का जो जामे ग्रोथ का सफर है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ज्यादा शराकतदार हैं आपके इस प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पे भी आपको अपनी जो मजबूरियां हैं उनको सामने रखते हुए आपको मार्केट को ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप अपना जो तरीका हुकूमत है, तर्ज हुकूमत है, उसको तब्दील करने जा रहे हैं और चंद असूलों को आप उनको आगे सबसे मुकद्दम रखते हुए आप अपनी ये पॉलिसी की डायरेक्शन उसकी तरफ करेंगे। और मैं उन असूलों को आपके सामने पेश कर देता हूं। देखें, आपको एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एनहांसमेंट के लिए अपनी सारी फैसिलिटेशन एंड जो इंसेंटिव पॉलिसी है उसको उस तरफ डिजाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको फिस्कल कंसोलिडेशन का असूल अपने साथ बांधना होगा। और फिस्कल कंसोलिडेशन का यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स को बढ़ाएं। टैक्स को तो यकीनन बढ़ाना है, पर उसकी क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन एंड किन तबकों के ऊपर उसका बोझ पड़ता है उसको भी आपको फेयर बनाना है। और इसके साथ साथ सिर्फ वसाइल नहीं बढ़ाने, अननेसेसरी इखराजात को भी कम करना है जो आपको प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे पे ले जाता है और बाकी की चीजों के अंदर ले जाता है। और यहां से जो तीसरी चीज आपको करनी पड़ेगी और वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो ये है कि आपको अपनी मईशत के अंदर अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की शरह को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आपके पास वो पैदावारी सलाहियत मौजूद हो कि जब आप ग्रोथ की तरफ जाएं तो आप उसके पीछे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कर सकें। तो इन चीजों को
सिंप्लीफाइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको आपको अपने बजट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपनी कमिटमेंट इस पाथ के ऊपर दिखानी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट व्हिच इज द अपकमिंग बजट फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, पोजीशन बनाने के ऐलानात हो रहे हैं, आपको पता है माशी इस्तेकाम जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है सियासी इस्तेकाम से। अगर ओपोजिशन सड़कों पर आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, हालात मजीद खराब होते हैं तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। हुकूमत के पास उसके लिए कंटिंजेंसी प्लान क्या है? देखें, बिलावल साहब ने और हमारी क़यादत ने हमेशा कहा है कि आए मिल के पाकिस्तान के मफाद के ऊपर बात करें और मिल के एक रास्ता तय करने की बात करें। अगर आप अपनी ज़ाती मफाद से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते और उसकी वजह से कोई सियासी अदमे इस्तेहकाम आता है, तो उसके लिए पाकिस्तान की अवाम जिसने बेपनाह तकलीफ के बाद इस इस्तेहकाम को हासिल किया है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ हार्ड वॉन स्टेबिलिटी अचीव की है, तो उस तकलीफ को जो दोबारा उसको इस मुल्क को उस तरफ धकेलेगा, पाकिस्तान की अवाम उसको कसूरवार ठहराएगी। हम तो अपने किरदार की जिम्मेदारी ले सकते हैं, किसी और के किरदार की जिम्मेदारी ले नहीं सकते, पर अपनी अच्छी नीयत के साथ, खलूस के साथ इस रस्ते के ऊपर कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, और हमने काफी हद तक वो करके भी दिखाया है। हम तो इसी रास्ते के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में गामजन रहेंगे।